हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा कि ब्रिटिश टाइम में, कॉलोनियल टाइम में क्या क्या इम्पैक्ट रहा, कॉलोनियल पीरियड का इंडियंस पर क्या क्या इम्पैक्ट रहा, राजाज और नवाब्स पर क्या इम्पैक्ट रहा, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स पर क्या इम्पैक्ट रहा, मतलब उनकी लाइफ किस तरह से सफ़र हुई। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में आपने ये पढ़ा। सबसे पहले हम चैप्टर का मतलब समझते हैं, सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। मतलब नेटिव मतलब जो वहाँ रहने वाले लोग, जो किसी एक प्लेस पर रहने वाले लोग हैं, उनको सिविलाइज करना। सिविलाइज करने से मतलब उनको सभ्य बनाना, उनको लिटरेट बनाना, उनको अगर आम भाषा में कहें तो उन्हें रहन सहन का तरीका बताना। एजुकेटिंग द नेशन मतलब कि कंट्री को एजुकेट करना। ये जो पूरा चैप्टर है, इट इज़ बेसिकली अबाउट द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के बारे में ये है ये चैप्टर। और सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन, ये उस टाइम पीरियड की बात है जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था। तो उन्होंने किस तरह से एजुकेशन को देखा और क्या क्या चेंजेस वो लेकर आए, और इस पर जो इंडियंस थे उनका रिएक्शन क्या रहा। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि ब्रिटिश रूल ने अफेक्ट किया है राजास को, नवाब्स को, पीजेंट्स को, ट्राइबल्स को। ठीक है, अब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट रहा था ब्रिटिश रूल का। इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़। जो ब्रिटिश थे वो ना सिर्फ अपना टेरिटोरियल मतलब अपनी जगह, ठीक है, अपना एरिया एक्सपेंड करना चाहते थे, बल्कि वो लोग उन्होंने कंट्रोल भी किया था रिवेन्यू पर। मतलब जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम थे उनको भी कंट्रोल किया था। साथ ही साथ वो चाहते थे कल्चरल डोमिनेशन लेकर आना। कल्चरल डोमिनेशन का मतलब है यहाँ के जो कस्टम हैं, यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ का जो ट्रेडिशन है, उस सबको चेंज करना चाहते थे। और बिल्कुल इंडियंस को एक इंग्लिश मैन की तरह बनाना चाहते थे, ताकि वो हम पर अपना डोमिनेशन कर पाए। ठीक है, अब हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, सिविलाइज्ड एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स का समझना ये था कि जो हम इंडियंस हैं, हम तो सिविलाइज्ड ही नहीं है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब है। तो उन्होंने अपना डोमिनेशन यहाँ करना चाहा। ठीक है, वो कितना कर पाए, कैसे कर पाए, इस चैप्टर में हम वही सीखने वाले हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक है हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन। ब्रिटिश ने एजुकेशन को कैसे देखा। तो स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन। अब देखो, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, जब ब्रिटिश यहाँ आए थे, लोग आए थे, इंग्लिश मैन जब यहाँ आए थे, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम और जो उनका एजुकेशन सिस्टम था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम और उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट था। अब उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक लगा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा होगा। तो जब वो हम पर डोमिनेट कर रहे थे, तो उस सेंस में उन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए होंगे। अब चेंजेस लेकर आए हैं, ठीक है, अब चेंजेस वो लेकर आए हैं लास्ट 200 ईयर्स में। जो एजुकेशन सिस्टम आज हम देख रहे हैं वो 200 ईयर्स का इवोल्यूशन है। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज़। अब इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया था ब्रिटिश आइडियाज़ को। ठीक है, एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज़, और किस तरह से हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने अपने आइडियाज़ कैसे मतलब डेवलप किए। ठीक है, हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, उनके आइडियाज़, ब्रिटिशर्स के आइडिया क्या थे इंडियंस को एजुकेट करने के, और इंडियंस के खुद के आइडियाज़ क्या थे खुद को एजुकेट करने के। तो वो हम यहाँ देखने वाले। इसी में हम देखेंगे द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ठीक है, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या है। ओरिएंट से बना है ओरिएंटलिज्म। ओरिएंट का मतलब होता है पुराना, इंडिजीनियस। जो इंडिया का पुराना एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसको सपोर्ट करने
के ट्रेंड को बोला गया ओरिएंटलिज्म। ठीक है, इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स, एक विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति थे, ये ब्रिटिश थे, बट ये क्या थे, जूनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे, लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु नो मेनी लैंग्वेजेस। ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, जैसे फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, ये सारी लैंग्वेज इनको आती थी। ही हैड अ डीप इंटरेस्ट इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ। इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ने का। ठीक है, जिसमें इन्हें इंटरेस्ट था फिलोसफी में, रिलीजन में, पॉलिटिक्स में, मोरालिटी में, अर्थमेटिक में, मेडिसिन में एंड अदर साइंसेस। इस तरह के साइंसेस में उनका इंटरेस्ट था। ठीक है, इन्होंने ये जब भी मिलते थे तो आपने मतलब बुक में भी आप देख सकते हैं, जो पिक्चर बनी है इससे पता चल रहा है कि जब भी ये रहते थे बहुत सारे अपने दिन के जो आवर्स हैं पंडित के साथ या ठीक है इस तरह के लोगों के साथ स्पेंड करते थे जो इनको लैंग्वेज सिखाते थे। इन्हें लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। इन्होंने जल्दी ही जो हमारी इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं, इंडियन टेक्स्ट हैं, उनको पढ़ लिया था। फ़िलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिकल, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन, ये सब चीज़ों की नॉलेज इन्होंने बहुत जल्दी ही ले ली थी। जॉन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शार्प्ड शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कैलकाटा एट द टाइम। ठीक है, अब सिर्फ इनकी जो विचारधारा थी, जो इनका मानना था हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर, उसी के साथ साथ ऐसे और भी दो लोग थे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जो हमारी सब्जेक्ट्स को अच्छा मानते थे। उसमें एक नाम है हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड दूसरा नाम है नैथानिएल हैलहेड। ठीक है, ये नाम है यहाँ तक। इन दोनों का भी जो मानना था वो यही था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा है और इसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल है। ठीक है, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश, ये जो हमारे यहाँ का जो टेक्स्ट था उसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करते थे। टुगेदर विद देम जोन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड हैड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस। अब इन दोनों की हेल्प से जोन्स जो थे उन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का इस्टेब्लिश किया। ओके, अब ये क्या था, ठीक है, अब ये क्या था बेटा, इसमें ये ना प्रमोट करते थे इंडियन एंशियंट टेक्स्ट को, इंडियन एंशियंट टेक्स्ट को प्रमोट करते थे। इन्होंने एक मैगज़ीन भी निकाली थी जिसमें जर्नल भी निकाला था जिसको एशियाटिक रिसर्चेस कहा जाता था, जिसमें ये अपनी इनोवेशंस और अपने जो आइडियाज़ थे उसको इसमें लिखा करते थे। जॉन्स कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिया। अब इनका इंडिया की तरफ एक अलग ही एटीट्यूड था। दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स, हमारा जो एंशियंट कल्चर था उसकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेन इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट। अब ऐसा क्यों था, ये इतने क्यों इंटरेस्टेड थे, ये इसलिए इतने इंटरेस्टेड थे स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड, हाँ, ये इसलिए इतने इंटरेस्टेड थे क्योंकि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट थे तो उससे इन्होंने इंडिया की ग्लोरी देखी थी। ग्लोरी मतलब इंडिया कितना रिच हुआ करता था, कितना रिच सिविलाइजेशन थी उस टाइम पर, उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, देखो इनका जो इंटरेस्ट था वो तो इंडिया से बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाना ही था। तो इनका मानना था कि अब जो इंडिया की जो ग्लोरी में मतलब जो भी मतलब फाइनेंशियल डिक्लाइन जितना आया है, अगर वो वापस आ जाए तो इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये उसको वापस लाना चाहते थे। अब वो वापस कैसे आता है, जब उस एंशियंट कल्चर को ज़िंदा रखा जाए, लोगों को वो पढ़ाया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, तो जो इंडियंस हैं वो उससे इंस्पायर होंगे और उसी तरह से अपने जो लाइवलीहुड है उसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इनका बस पर्पज़ ये था कि उस ग्लोरी को वापस लाया जाए। ओके, इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द स्क्रेड एंड लीगल टेक्स्ट what that were produced in ancient period, for only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims। मतलब उससे रियल आइडियाज़ और लॉज का पता चलेगा एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट होगी उससे इंडिया की।
तो जो ये जोन्स एंड कॉलब्रुक थे, ये डिस्कवर कर रहे थे इंडियन टेक्स्ट को, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, उनको अंडरस्टैंड कर रहे थे, उसको ट्रांसलेट कर रहे थे अपनी लैंग्वेज में, मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स। जो भी उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट से जितनी नॉलेज हासिल की थी वो दूसरों को वो बता रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। दिस प्रोजेक्ट they believe would not only help the British learners learn from Indian culture, but it also helped the Indians rediscover their own heritage, understand the lost glories of their past। मतलब इससे सिर्फ ब्रिटिश को ही फ़ायदा नहीं होने वाला था, जो इंडियंस थे उनको भी फ़ायदा होने वाला था उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर। तो वो हमारे ही टेक्स्ट को जानकर हमारे ही गार्जियंस बनना चाह रहे थे, हमारे ही मास्टर बनना चाह रहे थे। ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज़ मेनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश आउट टू प्रमोट इंडियन रेदर दैन वेस्टर्न लर्निंग। अब इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे, जो इन्हीं के ब्रिटिश थे वो मतलब ऐसा मान रहे थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। They felt that the institution should be set up to encourage the study of the ancient texts, to teach Persian literature and poetry। अच्छा, तो अभी मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप। ये इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर रहे थे जो कि स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है, उसमें संस्कृत पढ़ाई जा सके, पर्शियन लिटरेचर पढ़ाया जा सके, पोइट्री पढ़ाई जा सके। ऐसा क्यों वो ऐसा कर रहे थे बेटा? इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी थी। एक स्ट्रैटेजी ऐसे थी कि जब इंडियंस को उन्हीं की टेक्स्ट को पढ़ाया जाएगा तो मतलब इंडियंस क्या सोचेंगे कि ब्रिटिश हमारे लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारे कल्चर को मतलब प्रिजर्व कर रहे हैं और हमें वही मतलब सिखा रहे हैं, हमारे लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजीज़ थी जिससे ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स, यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों को जीत सके। ठीक है, अब देखो किसी पर जब रूल करना होता है ना तो उसके बारे में पूरा होमवर्क किया जाता है। ठीक है, तो इंडियंस पे रूल करना था। रूल हमेशा वॉर लड़कर नहीं किया जा सकता, लोगों के दिल जीत कर भी किया जा सकता है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि हमारे कल्चर को फ्लरिश कर रहे थे, हमारे जो टेक्स्ट थे उसको प्रमोट कर रहे थे, हमारे जो लोग थे उन्हीं को वो चीज़ें सिखा रहे थे ताकि वो इसके मास्टर भी बन सके। हमें ऐसा फील हो कि ये तो हमारे गार्जियन हैं, ये तो हमारा कल्चर प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी थी जिससे कि नेटिव्स का दिल जीता जाए। ठीक है, हमें ऐसा लगे कि हमारे लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, ये तो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए देखो इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए थे, जैसे मदरसा इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में 1781 में। ठीक है, हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया था बनारस में इन 1791 में, टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप किए गए थे जिसके पीछे बेसिकली इनकी स्ट्रैटेजी ही थी। ओके, पर जो सारे ऑफिशियल्स थे उनका जो व्यू था वो सेम नहीं था। ठीक है, सभी लोग ऐसा नहीं सोचते थे जैसे कि ओरिएंटलिस्ट सोचते थे। ओरिएंटलिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया, दोज विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ एशिया, जिनको नॉलेज है एशिया के कल्चर की। ठीक है, एशिया का कल्चर कैसा था, पुराना था उस टाइम पे, उसकी नॉलेज रखने वालों को ये बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ओके, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट मतलब ईस्ट के ग्रेव एरर्स। ईस्ट मतलब क्या? ईस्ट जैसे ये हमारा इंडिया है और ये सारा वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, तो जो इसके ईस्ट साइड में है, ठीक है, वहाँ क्या है, गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। ठीक है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में गलतियाँ ही गलतियाँ। मैंने ऐसे सदर्न पार्ट बनाया है इंडिया का और ये सारा वेस्टर्न साइड है वर्ल्ड मैप में। ठीक है, जो इस साइड के लोग हैं वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे सारी गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ओरिएंटलिस्ट थे जो कि एशियन टेक्स्ट को जो है प्रमोट कर रहे थे, उसके सपोर्ट में थे। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसके सपोर्ट में नहीं थे, जो ईस्टर्न कल्चर को, ईस्टर्न इंडियन जो हमारा कल्चर था, एजुकेशन सिस्टम था, उसको बिल्कुल ही गलत मान रहे थे। तो उनको क्या बोला गया, जैसे इनको बोला गया ओरिएंटलिस्ट,
जो सपोर्ट में थे, जो इनके सपोर्ट में नहीं थे उन्हें बोला गया एंग्लिसिस्ट। ठीक है, उन्हें बोला गया एंग्लिसिस्ट। तो उसमें जो बहुत जो फेमस जो इसके क्रिटिसाइज़र थे, जो क्रिटिक थे इसके, वो थे जेम्स मिल। ठीक है, ओरिएंटलिज्म के जो क्रिटिक थे वो थे जेम्स मिल। ठीक है, उनका कहना ये था, ठीक है एक सेकेंड, उनका कहना ये था कि जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। Many British officials begin to criticize the Orientalist vision of learning. Orientalist vision of learning को criticize करना शुरू कर दिया. They said the knowledge of East was full of errors and unscientific thought. मतलब error से भरी हुई है और unscientific है. Eastern literature was non-serious and light-hearted. मतलब बिल्कुल भी serious नहीं है, एकदम ख़राब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, hypothetical चीज़ें लिखी हुई हैं. So they argued that it was wrong on the part of British to spend so much time, so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. उनका कहना ये था कि मतलब जो ब्रिटिश हैं वो इस पर अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज को सिखाने में, उस लिटरेचर को सिखाने में अपना जो है टाइम ख़राब कर रहे हैं. इसमें जो मैंने अभी आपको नाम बताया, जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट. जेम्स मिल थे जिन्होंने इन पर इनके अगेंस्ट में बोला था. द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टीच वॉट द नेटिव्स वॉन्टेड. उनका कहना ये था कि जो वहाँ के लोग चाहते हैं वो नहीं सिखाना चाहिए, और वॉट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज़ दैम. तो उनको खुश करने के लिए, इंडियंस को खुश करने के लिए उनको उनकी चीज़ों की, मतलब हमें उसकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बीइंग ब्रिटिश, वो ब्रिटिश आपस में ऐसा मतलब डिस्कशन करते थे. विन अ प्लेस इन हार्ट, लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. द एम ऑफ एजुकेशन आउट टू बी टीच वॉट वॉज यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल. उनका कहना ये था कि जो एम ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यूज़फुल और प्रैक्टिकल होना है. ठीक है, सो इंडियन शुड मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट वाज द वेस्ट एंड मेड रेदर देन विद द पोइट्री एंड स्क्रेड लिटरेचर ऑफ ओरिएंट. देखो इस लाइन का क्या मतलब है. उनका कहना है कि जो उनका जो कल्चर है, उनका जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडवांसेस हैं उसमें. हालांकि जो हमारा एंशियंट टेक्स्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें पहले ही लिखी जा चुकी हैं जिसको आज साइंस भी क्या है एक्सेप्ट कर रहे हैं. पर उस टाइम के लोगों का ऐसा मानना नहीं था. वो अपने वेस्टर्न कल्चर को, अपने वेस्टर्न लिटरेचर को, उसी को ज़्यादा बेटर मानते थे, उसी को सुपीरियर मानते थे, और हमारे वाले लिटरेचर को, हमारे स्क्रेड लिटरेचर को बिल्कुल ख़राब माना जाता था उस टाइम पे. अब ये जो एंग्लिसिस्ट थे, एंग्लिसिस्ट मैंने आपको बताया कि जो ओरिएंटलिस्ट के सपोर्ट में नहीं थे. ठीक है, जो हमारे जो कल्चर, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसके सपोर्ट में नहीं थे, उन्हें एंग्लिसिस्ट बोला गया. जो एंग्लिसिस्ट थे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में थे तो और बहुत ज़्यादा डोमिनेशन कर रहे थे. स्टूडेंट्स अगर देखो ऐसा होता ना, देखो जो चेंज है और एजुकेशन है वो लिमिटलेस है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे वेद ग्रंथ और जो हमारा लिटरेचर था उसको बिल्कुल ख़राब बोला जाए, और जो वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बिल्कुल अच्छा बोला जाए. अगर मिक्स्ड करके दोनों के एमलगमेशन को लेकर आते, दोनों के मिक्स्ड उसको लेकर आते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, अब वो कैसे हुआ. बाय द 1830s द अटैक ऑफ ओरिएंटलिस्ट्स बिकेम शार्पर. मतलब ओरिएंटलिस्ट पर जो अटैक था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा. वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वॉज थॉमस बेबिंगटन मैकॉले. अब ये कौन थे 1830 में. ठीक है, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट्स की जो दोनों के आर्ग्यूमेंट थे वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे. अब उसी टाइम पर 1830 में आए बेबिंगटन मैकॉले. अब ये मैकॉले जो थे ये बहुत ही आउटस्पोकन थे और इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक थे किसके, ओरिएंटलिस्ट के. ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे इंडियन टेक्स्ट को, इंडियन लिटरेचर को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को. ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड. इनका कहना था कि जो इंडियंस है, इंडियन कंट्री जो है बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड है. ओके, इसको सिविलाइज्ड करना होगा. मैकॉले सेड, इन्होंने यहाँ तक ये भी कहा, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था. मैकॉले सेड अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द
was worth the whole native literature of India and अरेबिया। ना इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जो यूरोपियन लाइब्रेरी है उसका एक शेल्फ कहीं ज़्यादा बेटर है इंडिया के पूरे लिटरेचर और इंडिया के नेटिव लिटरेचर और अरेबिया के नेटिव लिटरेचर से। मतलब वहाँ की जो एक लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में जो एक अलमीरा का शेल्फ है उसमें उसमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू इंडियन लिटरेचर एंड अरेबियन लिटरेचर। ठीक है, ही अर्ज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वॉज नो प्रैक्टिकल यूज़। मतलब इन्होंने कहा कि जो इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल रोक देना चाहिए, मनी नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए ओरिएंटल लर्निंग पे, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मकॉले एम्फेसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो, इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल एक बहुत ही नई लैंग्वेज थी 1830 में, किसी भी इंडियन को वो लैंग्वेज उतनी नहीं आती थी। अब इन्होंने जो सिस्टम है बिल्कुल चेंज कर दिया और कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाए। ही फेल्ट दैट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। उनका मानना था कि अगर इंडियंस इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेंगे तो जो इनका जो लिटरेचर है वो इंडियंस पढ़ पाएंगे, और उसको ये बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी, जिससे कि लोग वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी में अवेयर हो पाएंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट्स, वैल्यूज़ एंड कल्चर। का मानना था कि इंग्लिश टीचिंग से यहाँ के लोगों को सिविलाइज बनाया जा सकेगा, उनकी जो टेस्ट है उसको बदला जाएगा, वैल्यू ऑफ कल्चर, वैल्यूज़ और कल्चर सिखाया जाएगा। तो टोटली जो हमारा जो सिस्टम था वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और अपनी ही लैंग्वेज सिखाना चाहते थे, अपना ही लिटरेचर हमें सिखाना चाहते थे। तो ये इनका व्यू। देखो बच्चों, इनका मानना है कि इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से लोग सिविलाइज हो जाएंगे। क्या ऐसा है? इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, है ना। नॉलेज तो हमें किसी भी लैंग्वेज से मिल सकती है, पर जो इनका व्यू पॉइंट था वो ये था कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इससे ही लोगों को सिविलाइज किया जा सकेगा, उनका टेस्ट चेंज किया जा सकेगा। टेस्ट चेंज करने से यहाँ क्या मतलब है? टेस्ट चेंज करने से मतलब है जब लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, इंग्लिश कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे, इंग्लिश वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, जो ब्रिटिश है वो यहाँ फ्लरिश कर पाएंगे, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है वो हम फॉलो करेंगे। तो उससे इनको भी फ़ायदा होने वाला था। ठीक है, मैं पूरी की पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक स्ट्रैटेजी थी, उनकी एक पूरी स्ट्रैटेजी थी हमारा सिस्टम एकदम चेंज करके, हमारी जो धरोहर थी उसको बिल्कुल चेंज करके अपना सिस्टम यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तर्ज पे मैकॉलेज मिनट लेकर आया गया। ये एक एक्ट था जो 1835 में ब्रिटेन की तरफ से आया था। उसमें क्या कहा गया था कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब हायर एजुकेशन अगर किसी को करनी है तो वो इंग्लिश मीडियम में ही करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही करेगा। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक, मतलब जो अभी हमने देखा था ना कि ओरिएंटलिस्ट ने दो जो है मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश कराए थे, उसके प्रमोशन को इन्होंने बंद कर दिया। दीज इंस्टीट्यूशन वर सीन एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डिकाय। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगिन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल। मतलब जो ये इंस्टीट्यूशंस थे ये क्या कर रहे थे, ये मतलब ख़त्म कर रहे थे किसे, जो ये डेवलप करना चाहते थे, जो कल्चर डेवलप करना चाहते थे, ये जो इंस्टीट्यूशंस थे उसमें रुकावट बन रहे थे। ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगिन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल। इंग्लिश टेक्स्ट बुक बनाई गई। ठीक है, इस एक्ट में क्या किया गया, इंग्लिश टेक्स्ट बुक बनाई जाए जो स्कूल्स में प्रोवाइड की जाएंगी, जिसका मीडियम क्या होगा, इंग्लिश होगा। इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया उस टाइम पे। अब हम आगे देखेंगे एजुकेशन फॉर कॉमर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।